हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर को करने के बाद आज आप लोग अपना एक्सरसाइज 4.6 फिनिश कर सकते हैं। ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है डिटरमिनेंट का, अगर लेके मैं बात करूँ तो, क्योंकि बेटा एग्जाम में हमारे जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी एक्सरसाइज में से आते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में आप क्या सीखेंगे? आप इसमें सीखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम इक्वेशंस को या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को। तो बेटा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक आपने 10th क्लास में भी सीखी थी, लेकिन इस बार जो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो 2 वेरिएबल्स की भी हो सकती है, वो 3 वेरिएबल्स की भी हो सकती है, और उसे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सीखेंगे। इन्वर्जन का मतलब यहाँ पर इन्वर्स का इस्तेमाल करते हुए है। ये जो इन्वर्जन आया बेटा वो इन्वर्स से आया है। मैट्रिक्स इन्वर्जन का मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स के मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें करते क्या है, इसमें जो भी आपको एक कंप्लीट सिस्टम दे रखा होगा, सबसे पहले आप उस सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब आप उस सिस्टम से मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो उन मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए बताते हैं। तो बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जानने से पहले आप ये जाने सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो मैं मान के चलता हूं मेरे पास एक सिस्टम दे रखा है, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये तो बेटा पहली इक्वेशन हो गई। a2x b2y c2z d2 और a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। इसे हम इस तरह से ब्लॉक कर देते हैं। ये आपके पास जो मैंने सिस्टम दिया है बेटा 3 वेरिएबल वाला सिस्टम है। आपके पास 2 वेरिएबल भी आ सकते हैं। एग्जाम के अंदर इसका जो क्वेश्चन आता है बेटा हमेशा 3 वेरिएबल का ही क्वेश्चन आता है। कई बार तो सिंपल इक्वेशन दे रखी होती है, कई बार आपके सामने अप्लाइड प्रॉब्लम आती है, मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके सामने मिलते हैं आपको। तो आज हम जो करेंगे, आज हम इसकी सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखी होंगी, और जो इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम लेंगे इसकी अप्लाइड प्रॉब्लम्स, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। उसके लिए मैं आपको अलग से ही क्वेश्चन दूंगा उसके लिए। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या है, ये आपके सामने एक सिस्टम है। तो सबसे पहले आपको इस सिस्टम को, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले मैट्रिक्स बनेगी ए मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? एक्स का कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स a1 a2 a3, y का b1 b2 b3 और z का c1 c2 c3। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर अगली बनती है वेरिएबल मैट्रिक्स, इसको हम कैपिटल एक्स मैट्रिक्स से शो करें, कैपिटल एक्स से। इसे होते हैं वेरिएबल्स कौन कौन से स्टूडेंट? एक्स वाई जेड, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। फिर बनता है बेटा कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट है ये d1 d2 एंड d3। फिर समझिए इस पूरे सिस्टम को आपने कितनी मैट्रिक्स में तोड़ दिया? पूरे सिस्टम में से आपने 3 मैट्रिक्स फॉर्म करी है। पहली मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, दूसरी वेरिएबल मैट्रिक्स है और तीसरी कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब करना क्या है, अब आपको इनमें एक रिलेशनशिप देखना है कि रिलेशनशिप ऐसा हो मैट्रिक्स के बीच में कि एग्जैक्ट यही सिस्टम तैयार हो जाए। तो रिलेशनशिप यह है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करके b के इक्वल रख दूं तो आप देखेंगे एज इट इज आपको वही मिलेगा। कैसे? जब आप इस मैट्रिक्स को यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे होती है? रो की कॉलम में। तो जब आप इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x b1y c1z आ गया। a1x b1y c1z इज इक्वल टू b, तो d1। फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो के साथ चलेंगे तो a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2। फिर थर्ड के साथ चलेंगे तो आपको एज इट इज यही सिस्टम मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें तो इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हमें मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैट्रिक्स एक्स कैसे निकल के आएगा? अब बच्चे कहते हैं सर जी आप इस ए को बटे में ले आइए। नहीं, ए क्या है? ए तो फॉर्मेट है, और फॉर्मेट तो डिवाइड करते ही नहीं। आप ध्यान रखिए, हमने जो ऑपरेशन सीखा था, हमने मैट्रिक्स का ऑपरेशन में हमने बेटा प्लस करना सीखा है, माइनस करना सीखा है, मल्टीप्लाई सीखा है, बट डिवीजन तो मैट्रिक्स का था नहीं। तो डिवीजन के लिए क्या सीखा था हमने? इनवर्स। तो जब ये मैट्रिक्स इधर शिफ्ट होगी तो ये इनवर्स बन जाएगी, यानी ए इनवर्स इंटू बी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट बहुत ढंग से। तो अगर मुझे वेरिएबल x निकालना है, अगर मेरे को मैट्रिक्स x निकालना है, तो सबसे पहले मेरे को कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा,
और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ये तो बात थी इसे सॉल्व करना। सवाल ये उठता है कि कुछ इक्वेशन तो बेटा सॉल्व हो सकती है जिन्हें बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, लेकिन कुछ इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती जिनको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। सर जी वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन के टाइप। अब जरा देखिए, अब हम इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे सॉल्यूशन है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, तो थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहीं से शुरू कर देते हैं। हमारे जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं, देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूशन है आपके पास बेसिकली। एक तो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक है स्टूडेंट्स इनकंसिस्टेंट। सर जी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में कौन कौन से? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व हो सकती है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल सकती है। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन आता है यूनिक सॉल्यूशन। और आपके सामने एग्जाम के अंदर आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर वैल्यू निकल जाएगी एक्स वाई जेड की। और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन तब होगा बेटा जब आपका ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर का मतलब होगा इसका इन्वर्स निकल जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ए जो आएगा वो 0 को इक्वल नहीं आएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन है। समझ लो ढंग से। अगर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो समझ लो कि फिर तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है, आप ए इन्वर्स निकाल लोगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। दिक्कत तो तब आती है आपके सामने जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती है। तो अब कंसिस्टेंट में अगला सॉल्यूशन आता है मैनी सॉल्यूशन या मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिटरमिनेंट ए तो आ जाता है 0 के इक्वल, लेकिन एडजॉइंट ए इंटू में बी ये आ जाता है मैट्रिक्स ओ के इक्वल। मैट्रिक्स होगा ना नल मैट्रिक्स के इक्वल। फिर सुनिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पहचान। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पहचान ये है कि डिटरमिनेंट तो होगा 0 और एडजॉइंट ए इंटू में बी ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स। जबकि इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, इसे ब्लॉक कर देते बेटा, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, यानी आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आ गई कि आपके सामने जो इक्वेशन दे रखी है उसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल ही नहीं है। और इसकी पहचान क्या होती है कि डिटरमिनेंट ए तो होता है 0 के इक्वल, लेकिन एडजॉइंट ए इंटू में बी ये नहीं होता नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो समझ लो ऐसे केसेस में कौन से सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। जो आपकी एक्सरसाइज 4.6 से बेटा उसमें स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन में केवल आपको ये बताना, सॉल्व नहीं करना उनमें, जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन है बस उसमें तो आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। बस आपको बताना है कि किसमें सॉल्यूशन होगा और किसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर 6 के बाद आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं 7 से, और 7 से लेकर 16 तक उन सब में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7 से लेकर 16 तक सबको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको समझा दूं कैसे हम चेक करते हैं कि कंसिस्टेंसी होगी या कंसिस्टेंसी नहीं होगी किसी भी सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आपके सामने कंप्लीट सिस्टम दे रखा है, आप उससे 3 मैट्रिक्स तोड़ेंगे, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स। और वेरिएबल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है और उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको वेरिएबल्स एक्स वाई जेड इजीली मिल जाएंगे। बाकी ये सॉल्यूशन के टाइप मैंने यहाँ पे लिखवाई दिए हैं आपके सामने। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप देखिए मान के चलते हैं एक क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे कहा गया है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। सबसे पहले मैं आपको है ना एक 2x2 का क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। 2x2 का मतलब हो गया 2 वेरिएबल वाला। तो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स वाई के लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ब्लॉकिंग। देखिए अब ये क्वेश्चन दे दिया आपके।
तो मैंने आपको क्या बताया है, जो भी आपके पास सिस्टम होगा सबसे पहले आप उससे 3 मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। पहली कॉफिशिएंट, अगली वेरिएबल और अगली कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे यहां पर यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आपने जो मैट्रिक्स ए बनाई वो बनी कॉफिशिएंट के, एक्स के कॉफिशिएंट 1 3 2 -1। फिर वेरिएबल मैट्रिक्स, 2 ही वेरिएबल है एक्स वाई। फिर मैट्रिक्स बी यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट आपके सामने है 5 और 1। ये आपके सामने 3 मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब हमें करना क्या है, वी हैव ए रिलेशन बिटवीन 3 मैट्रिसेस। Relation is A into X is equal to B, then X can obtain by using A inverse multiply with मैट्रिक्स B। इसको हम ब्लॉक कर देंगे इस सिस्टम को, जो भी रिजल्ट आते आ रहे हैं। बेटा ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, जो भी मेन रिजल्ट है आप उसको ब्लॉक करके लिखेंगे ताकि उन पे अच्छा फोकस पड़े, वो अलग से दिखे आपको। तो ये बेटा वेरिएबल, ये मैट्रिक्स X आ गया A इनवर्स इंटू B। अब हमें निकालना A इनवर्स। अब हम लेंगे फॉर गेटिंग ए इनवर्स। अब सारी मेहनत हमें करनी है ए इनवर्स निकालने के लिए। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर मालूम है तो आपको पता है ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, फिर कोफैक्टर फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इनवर्स निकल जाता है। और जिन बच्चों को अभी इनवर्स निकालना नहीं आता तो वो पहले इसके प्रीवियस लेक्चर लेके आए, और जब प्रीवियस लेक्चर से आप ए इनवर्स निकालना सीख जाएंगे तो आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगी। तो फॉर गेटिंग ए इनवर्स के लिए स्टेप नंबर 1 हम निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट ए, जो कि हो गया 1 3 2 -1। देखिए दोबारा से मैं बता देता हूँ, ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है। नोटेशन का खास तौर से ख्याल रखना है। जो बच्चे एग्जाम में नोटेशन का ख्याल नहीं रखते, पेपर सब्जेक्टिव है आपका, ऑब्जेक्टिव नहीं है, मार्क्स कट जाते हैं आपके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये हो गया -1 और ये -6, तो बेटा ये आ गया -7। ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट ए। सेकंड है हमारे पास कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में है C11, C12, C21, C22, ये कोफैक्टर्स में। तो मैंने बताया वैल्यू बाद में फिल करते, पहले साइन चेंज करते थे ऑड वाले, 1 2 3 साइन चेंज, 2 1 3 साइन चेंज। अब वैल्यू प्लेस करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे 3 का -3 बन गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे 2 का -2 बन गया, सेकंड छोड़ देंगे 1 बन गया। समझ में आया, ये कोफैक्टर्स आ गए हमारे पास। कोफैक्टर्स के बाद का अगला प्रोसेस क्या था, नंबर 3 था बेटा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कि था कि कोफैक्टर को अरेंज करेंगे हम -1 -3 -2 1, और इसका भी क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। यही टेक्निक हमने सीखी थी। तो जो एडजॉइंट आ गया वो आ गया -1 -3 -2 और 1। ये एडजॉइंट के बाद नंबर 4 हमारे पास आ गया ए इनवर्स। फॉर्मूला था 1 डिटरमिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 डिटरमिनेंट ए -7 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है, लेकिन अभी तो ए इनवर्स आया, हमें निकालना, हमें तो मैट्रिक्स एक्स निकालना है। नाउ अब हम करेंगे क्या, अब हम निकालेंगे मैट्रिक्स एक्स, जो कि निकलेगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। तो ए इनवर्स आ गया -1/7 -1 -3 -2 1, और मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स बी है बेटा 5 और 1। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है मैट्रिक्स बी यहाँ पर। तो अब इस मैट्रिक्स को हम लिख लेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, और मल्टीप्लाई करने का टेक्निक हमें मालूम है कैसे करते हैं, रो को कॉलम में करते हैं। तो -5 -2 और ऐसे ही माइनस का 15 प्लस का 1। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ये आ गया -7 -14। तो अब आपको करना क्या है, अब बेटा करना ये है आपको ये -1/7 को अंदर लेके जाना है। तो आपके सामने वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो -7/-1 और -14/-7 2। तो आपके सामने x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा होता और डिटरमिनेंट पे ए मेरा 0 आ जाता, तो अगर डिटरमिनेंट ए मेरा 0 आया था तो मेरे पास फिर इसके आगे 2 केस पॉसिबल होते।
या तो वो क्वेश्चन जो होता वो नो सॉल्यूशन वाला होता या वो मैनी सॉल्यूशन वाला होता। तो वो कैसे चेक करते आप, क्योंकि एक केस कंडीशन तो आपको चेक हो गई कि डिटरमिनेंट ए तो 0 आ गया, फिर आप चेक करते एडजॉइंट ए इंटू में बी, यानी आप पहले आप वहां तक पहुंचते एडजॉइंट ए तक पहुंचते और एडजॉइंट ए को आप बी में मल्टीप्लाई कर देते। इनवर्स नहीं निकालते क्योंकि इनवर्स तो निकलते नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट ए तो 0 हो गया। तो एडजॉइंट ए को जब आप बी में मल्टीप्लाई करते और अगर वो 0 मैट्रिक्स नहीं आता तो नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट। और अगर वो भी 0 मैट्रिक्स आता तो फिर ऐसे केस में होते इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो कंडीशन मैंने लिखवा दी है आपको। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बेटा 3x3 मैट्रिक्स का। अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूं 3x3 का ले रहा हूं, ढंग से देखना। 2x2 का था, इजी था, आपको समझाने के लिए मैंने सबसे 2x2 से स्टार्ट किया ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, आपसे कहा गया है कि सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड। इस बार आपको एक्स वाई और जेड के लिए सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2 एंड 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ब्लॉक कर दें आप इसको इस तरह से। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11 है। और मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है क्योंकि इसके अंदर एक फिगर जो है वो बटे में है, वो फ्रैक्शन के अंदर है। इस तरह से हमने क्वेश्चन ले लिया। कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं उसके लिए बता दूं, आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना तो आप ये जो फ्रैक्शन है, आप जो बटेगा जो 2 है, आप इसको इधर ले आए, नई इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें। यानी आप कैसे लिख दें इसको, आप इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये हो गया बेटा 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। और फिर क्योंकि x तो है नहीं यहाँ पर बेटा, तो 0x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से लिखें। तो कॉफिशिएंट्स ध्यान रखिएगा, अगर कोई वेरिएबल मेरे पास आपको नहीं दिख रहा तो इसका मतलब उसका कॉफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा। कई बार x नहीं होता, कई बार y नहीं होता, तो जो भी वेरिएबल नहीं है उसका कॉफिशिएंट आप 0 लगा लेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो बेटा मैट्रिक्स मेथड का मतलब यह है कि पहले आपको इसको 3 मैट्रिक्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए कॉफिशिएंट है तो जो होगा 2, 2 और 0, फिर 1 माइनस 4, 3, 1 माइनस 2 माइनस 5। ये तो बन गया बेटा हमारी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आगे वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि है एक्स वाई जेड। फिर हमारी आएगी कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि बी है 1, 3 और 9। समझ में आया। और रिजल्ट क्या था हमारे पास, रिजल्ट था कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो x निकल के आ गया a इनवर्स इंटू में b। इस रिजल्ट को हम कर देंगे ब्लॉक, कर दिया। अब सारी मेहनत करनी है अब हमें a का इनवर्स निकालने पर। आइए a का इनवर्स फाइंड करते हैं। अब फॉर गेटिंग a इनवर्स, तो देखिए a इनवर्स का सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो आएगा कि हम डिटरमिनेंट निकालें इसके। तो 2, 2, 0, 1 माइनस 4, 3, 1 माइनस 2। अब क्योंकि सही बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है, सबको डिटरमिनेंट निकालना आता भी है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा 2, ये बेटा कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, ये आ गया 4, 5 ज़ा 20 और बेटा प्लस का 6 आ गया ये। फिर ये कितना आ गया देखिए माइनस का, क्योंकि सेकंड का साइन चेंज करना है हमें। ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, माइनस 10 और बेटा ये 0 आ गया। फिर प्लस 1, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, कैंसिल हो गया 6 और ये 0 आ गया।
अब देखिए कितना बन गया, 26 टू ज़ा 52, और ये बेटा हो गया प्लस का 10 और प्लस का 6, समझ में आया। तो ये हमारे पास बन गया 62 और 68, किसकी वैल्यू आ गई है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 68। अब डिटरमिनेंट ए आ गया, अब हम निकालेंगे यहाँ पे कोफैक्टर्स। अब किसकी बारी है, अब बारी है बेटा कोफैक्टर्स की। अब देखिए कोफैक्टर्स में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ध्यान रखना। नंबर 2, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कोफैक्टर्स में आपके सामने है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे, वैल्यू बाद में फिल करेंगे। 1 2 इसका साइन चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज होगा और यहाँ साइन चेंज होगा। हो गया बेटा, ये वैल्यू फिल करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तो देखिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो बेटा ये आ गया +20 और ये हो गया प्लस का 6, तो 26 तो ये हो गया 20 + 6 यानी 26। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का 10 और ये 0 हो जाएगा, तो यानी माइनस का 10 होके ये बन गया +10। अब हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 3 2 6 और ये तो 0 हो गया, तो बेटा 6 का 6 आ गया। ये समझ में आ रहा है आज स्टूडेंट। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो बेटा माइनस का 5 और ये 3 माइनस का हो जाएगा -5 -3, तो ब्रैकेट में -5 -3, तो -8, ये हो गया +8 हो गया स्टूडेंट। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो छोड़ देंगे और हम सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ते हैं, कितना आता है, ये आता है माइनस का 10 और फिर 0 यानी -10 बन जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, देखिए सेकंड रो गया और ये थर्ड कॉलम गया, तो 6 - 0 यानी केवल 6 आ गया, यानी -6 बन जाएगा अब ये। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटा माइनस का 2 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस का 4, तो बेटा 2 आ गया। फिर दोबारा देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 + 4 होकर इतना आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये गया -4 और फिर -2, -4 -2, ये बेटा +6 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो -8 और -2 आ गया, तो -8 और -2 ये आ गया -10, -8 -2 -10। जब ये कोफैक्टर्स आपके पास आ गए, अब अगली कहानी है एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट के लिए पहले आप कोफैक्टर अरेंज कर दें, 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 और इसका भी क्या, इसका भी ट्रांसपोज, तो ये हो गया 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10। ये स्टूडेंट आगे एडजॉइंट है आपके पास। और एडजॉइंट आने के बाद नंबर 4 आ गया इनवर्स। तो ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब बताइए जरा 1 डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट तो था हमारा 68 और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 26 10 6 8 -10 -6 और 2 6 -10। अब देखिए यहां तक जब ये क्वेश्चन बन गया
ए इनवर्स तक का क्वेश्चन आ गया। अब हमें करना क्या, अब हमें निकालनी है मैट्रिक्स एक्स। और मैट्रिक्स एक्स कैसे निकलेगी आप देखिए नाउ। अब मैट्रिक्स एक्स था स्टूडेंट्स ए इनवर्स इनटू में बी, तो ये तो हो गया एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स 1/68 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 और मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स बी है 139, यही तो है मैट्रिक्स बी। अब बताइए क्या क्या बनेगा, ये हो गया एक्स वाई जेड, तो 1/68। अब जरा मल्टीप्लाई करें, 26 को बेटा एक से करें तो दे रो को कॉलम में करें 26 में 26, 8 से 24, 9 2 18, ऐसे करें 10 -30 +54 और 6 -18 और -90। तो अब स्टूडेंट अब ये सॉल्व तो आप कर ही लेंगे इजीली। अब बताइएगा क्या क्या बन गया, ये बन गया 1/68। देखिए कितना बन गया, ये बन गया 26 और 24, ये बेटा बन गया 50 और ये 68 तो ये आ गया ऊपर, तो 60 ये तो 1 तो ये आ गया बेटा। ये बताइए कितना बना, ये बना 64 -30 34, यानी 1/2 इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि 68/1 ये आ गया, 34/60 1/2 वाई की वैल्यू आ गई, और ये आ गया बेटा ये माइनस का 12 और ये माइनस का ये आ गया बेटा माइनस का 108 में 6 गया -102। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, आपके सामने एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। तो देखिए क्या क्या वैल्यू आ गई आपके सामने एक्स वाई जेड की। ये वैल्यू आपको मिली 1/2 और इसको आप डिवाइड कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी आराम से जेड की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये था 3/3 का क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं इसके अंदर, और उस क्वेश्चन के अंदर भी बेटा 3/3 का क्वेश्चन है, लेकिन वो जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसके अंदर जो है वेरिएबल्स जो दे रखे हैं वो बटे में दे रखे हैं, और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा मिसलेनियस के अंदर। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा। पेपर चेंज कर देते हैं बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 2/x + 3/y + 10/z इज इक्वल टू 4, 4/x - 6/y + 5/z इज इक्वल टू 1, 6/x + 9/y - 20/z इज इक्वल टू 2। ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब देखिए करेंगे क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर एक्स वाई जेड जो थे बेटा वो मल्टीप्लाई में थे, इस बार डिवाइड में, तो डरने की जरूरत नहीं है। इस बार जो आप वेरिएबल मैट्रिक्स मानेंगे उस वेरिएबल मैट्रिक्स को आप रेसिप्रोकल पे मानेंगे। यानी कैसे, आप लिखेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और मैट्रिक्स मेथड में आप पहले बनाएंगे मैट्रिक्स ए जो कि कॉफिशिएंट बनेगी 2 4 6 3 -6 9 10 5 -20। समझ में आया, तो मैट्रिक्स ए बन गया। फिर आप बनाएंगे मैट्रिक्स एक्स। अब जो मैट्रिक्स एक्स बनाएगी ये सोच समझ के बनाएंगे आप, ये एक्स वाई जेड नहीं बनेगी, ये बनेगी बेटा 1/x 1/y और 1/z। समझ में आया।
और फिर बनाएंगे आप मैट्रिक्स बी 4 1 2। और रिलेशन तो हम जानते ही हैं, रिलेशन क्या होता है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, तो x आ गया a इनवर्स इंटू बी। अब तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या फाइंड कर लेंगे, आप इसका डिटरमिनेंट a फाइंड कर लेंगे। डिटरमिनेंट के बाद बेटा आप कोफैक्टर्स फाइंड कर लेना। कोफैक्टर्स के बाद नंबर 3 एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट के बाद इनवर्स, और फिर तो कहानी आपको क्लियर है। लेकिन जब आप मैट्रिक्स एक्स लिखेंगे तो उसमें 1/x 1/y 1/z लिखेंगे, और इसके बाद आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ आ रहा है बेटा? तो बेटा आज की जो हमने क्लास पढ़ी है, इस क्लास के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज 4.6 विद ऑल एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। शुरू के जो 6 क्वेश्चन हैं उसमें केवल आपको कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी बतानी है, और बाकी बात के सभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा बेटा, अब इसमें भी स्पेशल टाइप है, क्योंकि अभी तक तो हमने जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब स्पेशल टाइप क्या होता है, कई बार आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, या फिर आपके सामने अप्लाइड प्रॉब्लम्स आ रहेंगी। तो उसमें क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। और ये जो अगली क्लास में और आज की क्लास जो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों की दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कन्फर्म है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्लास खत्म करते हैं। होमवर्क में आपके लिए क्या है, आपको अपनी एक्सरसाइज 4.6 फिनिश करनी है विद एग्जाम्पल्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा खत्म करते हैं।